हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनियन बजट को। तो यूनियन बजट जो कि 1 फरवरी को ही आया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इसको लेकर आई हैं। ये बजट अनाउंस हुआ है 2022-23 वाले फिस्कल ईयर के लिए। सो यहाँ पे हम इस बजट को कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। स्टैटिक से लेकर जो भी इस बजट में नए डायनामिक्स हमको दिखे हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ आप लोग बने रहना। आपको और कोई वीडियो और कोई सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन इंश्योर यू दिस। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बजट टर्मिनोलॉजीज की हम बात कर लेते हैं। तो बजट जो है, आपको पता है कि बजट कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का कोई मेंशन नहीं है। बजट वर्ड कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड नहीं है। क्या मेंशनड है फिर हमारे बजट में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर क्या मेंशनड है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से ये बजट टर्मिनोलॉजी मेंशनड है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 जो है, ये बात करता है यूनियन बजट की। लेकिन यहाँ पे यूनियन बजट या बजट नाम कहीं पे भी यूज नहीं होता है। यहाँ पे जो नाम यूज होता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या है? बजट होता क्या है? बजट का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को जो भी रिसिप्ट मिल रही है, यानी कि जो भी इनकम हो रही है, इनकम को हम रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, और जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि जो भी खर्च गवर्नमेंट कर रही है, इन सभी का लेखा जोखा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये होता है बजट। ठीक है, या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये कब से कब तक होता है? हर साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, ये जो है, ये फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर इसका कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। ओके, अब बजट में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट होती है। ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वेज एंड मीन्स होते हैं, रेवेन्यू किस तरह से रेज किया जाएगा उसके। एक्सपेंडिचर का यहाँ पे एस्टिमेट होता है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्चा करने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्चुअल रिसिप्ट है उसकी डिटेल्स होती है। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होने वाला है उसकी डिटेल्स होती है। और याद रखना, यहाँ पे 3 सालों की डिटेल्स होती है। एक तो जैसे अगर इस बार की बात करें, तो आने वाला फिस्कल ईयर यानी कि 22-23, इसके लिए यहाँ पे एस्टिमेट्स दिए जाएंगे। अभी जो करंट चल रहा है 21-22, इसके लिए कुछ कुछ एस्टिमेट्स हैं। और लास्ट ईयर जो गया, यानी कि 2020-21, ठीक है, ये जो फिस्कल ईयर खत्म हो चुका है, ठीक है, इसका यहाँ पे एक्चुअल एस्टिमेट्स बताए जाते हैं। तो यहाँ 3 सालों की बात होती है। ये अभी चल रहा है, इस फिस्कल ईयर के लिए बजट आया है और ये जो है, ये जा चुका है, लेकिन इसके एक्चुअल जो डाटा है वो अब आई है हमारे सामने। ओके, तो यहाँ पे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी की भी बात होती है कि गवर्नमेंट अब किस तरह से अपनी पॉलिसी मेकिंग करेगी, किस तरह से टैक्सेस लगाएगी, किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, किस तरह से प्रोग्राम्स में स्पेंड करेगी, वेलफेयर स्कीम्स कैसी लाएगी। ये सब कुछ जो है, ये बजट से आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाता कौन है? तो देखो, वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ये लेकर आते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहती है। इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट होता है और इसके अंदर होता है बजट डिवीजन। तो बेसिकली ये जो बजट डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंस का सारे कामों के लिए, बजट के लिए स्पेशली। बजट को लाने के लिए, बजट को प्रिपेयर करने के लिए ये बजट डिवीजन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, बजट जो है वो 6 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले जैसे कि बजट आया, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बजट लेकर आई। अब इसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगा हाउस में। ओके, उसके बाद डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास ये जाएगा। हर हाउस में क्या होगा कि हर मिनिस्ट्री ने, एवरी मिनिस्ट्री यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड करेगी कि हमको इतना पैसा चाहिए आगे के फिस्कल ईयर के लिए, प्रॉपरली हमारे डिपार्टमेंट को, हमारी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए, ये वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो हर मिनिस्ट्री अपनी कुछ डिमांड रखेगी, जिसको हम कहेंगे डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स इन्होंने रखी है, ये जाएगी डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास। और ये डिपार्टमेंटल कमिटीज इसको स्क्रूटनाइज करेंगी, चेक करेंगी कि क्या ये डिमांड सही है, किस हद तक सही है, क्या क्या इसमें कम हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारी चीजें इसमें होंगी।
उसके बाद इन डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग होगी हाउस में, ठीक है, हाउस में मतलब लोकसभा में इस पे वोटिंग होगी। उसके बाद जब ये वोटिंग हो जाती है फिर होगी अप्रोप्रिएशन बिल पास। अभी अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होगा कि यहाँ पे ये डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर एग्जांपल पास हो गई, तो अब ये पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना आपको मिनिस्ट्रीज को, तो आप पैसा कहाँ से दोगे? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये हमारा फंड है एक, जहाँ पे सारा का सारा पैसा जाता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट पैसा निकालती भी यहीं से है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल कर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इसके लिए हाउस जो है जब हामी भरता है, उस हामी भरने को हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल को जब अप्रूवल मिलता है, इसका मतलब गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल रहा है कि आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस बिल यहाँ पे पास होती है। ये फाइनेंस बिल क्या करती है, देखो यहाँ पे तो ये बात हुई कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा क्यों निकाला कि अब यहाँ से हम खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर जो है हमारा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, तो इसकी हमको परमिशन दीजिए। ये हुआ अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू, ओके। और वहीं फाइनेंस बिल क्या करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा कमाएगी कैसे, ऊपर तो बात हो गई खर्च कैसे करेगी, लेकिन गवर्नमेंट पैसा कमाएगी कैसे? तो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होगी वो कहाँ से आएगी, टैक्सेस के थ्रू आएगी। तो गवर्नमेंट किस तरह के टैक्सेस लगाने वाली है अब जनता के ऊपर, ये सारे प्रपोजल्स फाइनेंस बिल में होते हैं, ओके। तो ये इस तरह से पूरी 6 स्टेजेस है, आपको पता होनी चाहिए। अब 2017 में कुछ मेजर चेंजेस आए। पहला चेंज ये आया कि पहले एंड में, फरवरी एंड में बजट आता था, अब फरवरी 1 फरवरी को ही बजट का प्रेजेंटेशन हो जाता है। पहले रेलवे बजट और जनरल बजट अलग हुआ करता था, अब यहाँ पे एक ही मर्ज कर दिया गया है, जनरल बजट और रेलवे बजट एक साथ आएगा। पहले प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर अलग अलग होते थे, अब यहाँ पे कोई ऐसा डिवीजन नहीं है प्लान्ड अनप्लान्ड का, यहाँ पे एक ही तरह का एक्सपेंडिचर होगा, ओके। तो एक्सपेंडिचर तो हमने समझ लिया खर्चा। रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट का मतलब कि इनकम, आमदनी कैसे होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहाँ से, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज रिसिप्ट, ओके। तो पहला पैसा तो वो होगा जो गवर्नमेंट अर्न करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहीं लोन दिया उसके थ्रू इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट की कोई असेट है उसके थ्रू पैसा आ रहा है, ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट अर्न कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहीं से बोरोइंग ली है, कहीं पे लोन रीपे कर रही है, तो ये सारी जो है ये सब आ रहे हैं गवर्नमेंट के रिसिप्ट में, लोन से बोरोइंग से, समझ गए, तो ये रिसिप्ट की बात हो गई। आगे बात करते हैं। अब देखो दो तरह के बजट्स हैं, मैं फटाफट इसका आपका रिवीजन ले रही हूँ। ये बजट के जो बेसिक्स हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 29 और 31 जनवरी वाले हमारे द हिंदू एनालिसिस में, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेश कराने के लिए मैं आपको फटाफट से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जो हमारा टोटल बजट होता है ना, फाइनल बजट, ठीक है, ये जो बजट होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, ठीक है, और एक होता है कैपिटल बजट। अब ये याद रखना, कैपिटल बजट वो बजट होता है जिसके कारण आपके असेट्स में कुछ वृद्धि हो या कम हो, असेट्स आपके बढ़े या कम हो, या फिर लाइबिलिटीज आपकी बढ़े या कम हो। लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां जो हैं, ड्यूटीज जो हैं आपके ऊपर, वो बढ़े या कम हो। तो जब तक इसमें फर्क नहीं आ रहा है तब तक वो रेवेन्यू बजट का हिस्सा है, जैसे ही इसमें फर्क आ गया वो कैपिटल बजट का हिस्सा है। कैसे, समझाती हूँ। रेवेन्यू बजट में क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रिसिप्ट मतलब हमारे पास पैसा आ कहाँ से रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब हम पैसा खर्च कर कैसे रहे हैं। अब रेवेन्यू बजट में रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, देखो टैक्सेस मिलते हैं गवर्नमेंट को, आप इनकम टैक्स पे करते हो, जीएसटी पे करते हो, ये सारे टैक्सेस हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आएंगे टैक्स में, ठीक है। तो ये जो होंगे ये रिसिप्ट आएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि टैक्सेस से गवर्नमेंट का कोई असेट नहीं बन रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्डिंग तैयार हो गई आपके टैक्सेस कलेक्ट करके, ठीक है। अब वो टैक्सेस को वो खर्च कैसे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ टैक्सेस आने से कोई असेट डेवलप तो हुआ नहीं रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट का, इसीलिए आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। दूसरी चीज, नॉन टैक्स में क्या आएगा, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट ने अपना कोई गुड्स सर्विसेज है वो बेच दी, ठीक है, कोई डिविडेंड या प्रॉफिट आया गवर्नमेंट के पास, कोई इंटरेस्ट आया, कोई ग्रांट मिला किसी और गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट को कोई ग्रांट मिलता है, तो ये सब जो है ये भी आएंगे रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज को, ठीक है, नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगी। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, देखो जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, मान लो गवर्नमेंट ने यूएस की गवर्नमेंट से कोई लोन लिया था, अब उस लोन पे हमको इंटरेस्ट चुकाना है, तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, इससे ना हमारी कोई असेट खरीद रहे हैं हम, ना ही इससे कोई हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो ये आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। वैसे ही सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, मान लो एलपीजी के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, अब क्या गवर्नमेंट की ये सब्सिडी, ये तो देखो वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने खर्च किया है, इससे कोई गवर्नमेंट का असेट बन रहा है क्या, इससे कोई पूंजी बन रही है गवर्नमेंट की, नहीं बन रही है। तो ये जो है ये आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। सैलरीज और पेंशन जो देनी होती है,
सैलरीज और पेंशन जो देनी होती है गवर्नमेंट को, वो भी आएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। और ग्रांट्स जो गवर्नमेंट देती है, मान लो गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को ग्रांट दे दी, ठीक है, तो ग्रांट दे दिया आपने, अब उसके बदले आपके पास कुछ आना थोड़ी है, तो ये भी आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल बजट की। तो कैपिटल बजट में क्या होता है, यहाँ पे या तो असेट जो है वो डेवलप हो, बढ़े या फिर कम हो, वैसे ही लाइबिलिटी जो है वो बढ़े या फिर कम हो। अब देखो, रिसिप्ट की जब बात करते हैं, कोई बड़ा अमाउंट, कोई बड़ा लमसम अमाउंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, ऐसा लमसम अमाउंट, मान लो अब आप हो, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो, आपके पास एक लमसम अमाउंट कैसे आएगा, या तो आप कोई अपना बड़ा सा असेट बेच दो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा लाइबिलिटी ले लो। तो ये सब क्या है, आपके पास एक लमसम अमाउंट आना चाहिए। आपने अपना घर भेज दिया, बेच दिया, और उसके बाद आपके पास एक लमसम अमाउंट आया, इसको आप बोलोगे कैपिटल रिसिप्ट आई आपके पास, ठीक है। तो दो तरह की रिसिप्ट हो सकती है, नॉन डेट और डेट, ठीक है। डेट रिसिप्ट वो कि आपने एक लंबी चौड़ी बोरोइंग ले ली किसी से, इंटरनली या एक्सटर्नल, मतलब मान लो आपने घर के अंदर से अपने किसी से बोरो किया है एक अच्छा पैसा, तो उसको आप कहोगे इंटरनल डेट। कहीं बाहर से आपने मार्केट से उठाया है तो उसको बोलोगे एक्सटर्नल डेट। वैसे ही गवर्नमेंट के लिए होता है, अगर गवर्नमेंट अपने खुद के मार्केट, इंटरनल मार्केट से बोरो करती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेट, ये आता है कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत। और एक्सटर्नल डेट वो होता है जो बाहर के किसी मार्केट से, यूएस के मार्केट से उठाया, यूके के मार्केट से उठाया, जो उधार है, तो उसको कहेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट। ओके, नॉन डेट में क्या आता है, मान लो कि हमने किसी को लोन दिया था, वो लोन हमको वापस मिल गया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि अभी एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, तो एक बड़ा असेट जो इंडिया की गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। अभी गवर्नमेंट ने जब इसको बेच दिया तो गवर्नमेंट के पास एक लमसम में पैसा आया, ठीक है, ये जो पैसा है ये होगा कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो असेट कम हुआ या लाइबिलिटी बढ़ी। लाइबिलिटी कैसे बढ़ती है, जब आपने डेट ले लिया, उधार ले लिया, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। असेट कैसे कम होता है, आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, आपने कोई अपना असेट बेच दिया तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। इसी के थ्रू यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट जनरेट हो रही है। एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो, जब आप किसी को लोन देते हो, आपने किसी को लोन दिया तो ये आपका असेट हुआ ना, आपने सामने वाले को लोन दिया है तो ये आपकी पूंजी है जो आपने उसको दी है, तो आपका असेट क्रिएट हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, कैपिटल गुड या असेट, देखो यहाँ पे मान लो गवर्नमेंट ने किसी सैटेलाइट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ी सी सैटेलाइट बनाई गवर्नमेंट ने, उसके लिए पैसा खर्च किया, तो ये सैटेलाइट क्या है, गवर्नमेंट की असेट है। मान लो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, गवर्नमेंट का एसेट है। तो ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू, ये जो है दोनों अलग तरह के बजट्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट की। अब सिंपल सी बात समझो, मैं एक पर्सन हूं, मेरा नाम है मयूरी, ठीक है। अब मैं कुछ पैसे कमाती हूँ जिसको मैं बोलती हूँ इनकम या फिर रिसिप्ट, ठीक है, और मैं कुछ पैसे खर्च करती हूँ जिसको मैं कहती हूँ एक्सपेंडिचर। ओके, अब मान लो कि मेरी इनकम जो है मेरे एक्सपेंडिचर से बड़ी है, मान लो कि मैं 100 रुपये कमाती हूँ और मैं 80 रुपये खर्च कर देती हूँ, तो मेरे पास पैसे बचे कि घटे, यहाँ पे मेरे पास पैसे बचे, 20 रुपये बचे, तो ये 20 रुपये क्या हुआ, मेरा सरप्लस हो गया, ठीक है। अगर मान लो मैं 100 रुपीज कमाती हूँ और 100 रुपीज ही खर्च कर देती हूँ, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया बजट पूरा। और वहीं मान लो मैं यहाँ पे 80 रुपये कमाती हूँ, इनकम मेरी 80 रुपये है और एक्सपेंडिचर मेरा यहाँ पे 100 रुपीज है, तो अब मैं कमा 80 रही हूँ लेकिन मैं खर्च 100 रुपये कर रही हूँ, तो ये 20 रुपये क्या हुआ, मेरा डेफिसिट हो गया, मतलब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा ये 20 रुपये। यही सेम काम करती है गवर्नमेंट भी। बैलेंस्ड बजट मतलब यहाँ पे इनकम यानी कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए। सरप्लस बजट यानी कि रेवेन्यू जो है यानी कि रिसिप्ट जो है वो बड़ी हो जाए एक्सपेंडिचर से। और डेफिसिट बजट वो है जिसमें एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रिसिप्ट, ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं बजट को देखने के। अब गवर्नमेंट डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, जनरली गवर्नमेंट हमारी डेफिसिट में चलती है। डेफिसिट यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, ठीक है। तो ऐसे में तीन तरह के डेफिसिट्स होते हैं, इनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है माइनस रिसिप्ट्स, लेकिन रिसिप्ट्स में ध्यान रखना, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट आती है और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें कोई भी बोरोइंग से आपकी जो कैपिटल रिसिप्ट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। मान लो हम जब बात करते हैं ना कि कितना होना चाहिए डेफिसिट, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। लेकिन ये टोटल रिसिप्ट में आपकी बोरोइंग्स नहीं आएंगी, ठीक है, बोरोइंग्स को छोड़कर जितनी भी रिसिप्ट है आपकी वो सब आएंगी इस टोटल रिसिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट माइनस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट
एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो इसमें याद रखना कि ये जो है ये फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में आपकी गवर्नमेंट का एक इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट किस स्थिति में है, आपकी इकोनॉमी किस स्थिति में है, ये बताता है। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट मतलब आपका जो फिस्कल डेफिसिट था ऊपर वाला, उसी में से आपने इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया। मतलब मान लो आज की गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हम बात करें 2022-23 की, ठीक है, ये गवर्नमेंट है। 1970s में भी एक गवर्नमेंट थी, ठीक है, 1970s में गवर्नमेंट ने एक लोन दिया, उसका इंटरेस्ट हम आज तक चुका रहे हैं, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट भी चुका रही है। तो ये इंटरेस्ट इनका तो नहीं है, इन्होंने तो नहीं बनाया, तो ये इंटरेस्ट को हटा के जो डेफिसिट बच रहा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। मतलब इस साल का डेफिसिट कितना क्रिएट हुआ, पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो तो इस साल का डेफिसिट कितना क्रिएट हुआ, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, अब हम बजट स्पीच पे आए उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना चाहती हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंसिवली ये चीजें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो, मैं आपको एक की टू बजट डॉक्यूमेंट है वो दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो, एक सेकेंड मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ प्रॉपरली। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम आते हैं की टू बजट डॉक्यूमेंट पे। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि यहाँ पे बजट जो है, बजट हमने देखा, बजट जो है इकलौता बजट सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे पब्लिश नहीं होता है, इसके साथ साथ नई चीजें, इसके साथ कुछ और भी चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या चीजें आती हैं हम इसको भी देखते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहला आता है यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कि हम बजट कहते हैं, हम इसको देख चुके हैं, आर्टिकल 112 में इसका प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद आती है डिमांड फॉर ग्रांट, आर्टिकल 113 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसका प्रोविजन है। फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में इसका प्रोविजन है। फिर एक एफआरबीएम एक्ट है, फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत, ये एफआरबीएम एक्ट 2003 का है। इसमें दो और डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और डॉक्यूमेंट हैं जो यहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं अलॉन्ग विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये सब जो है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, बेसिकली ये गवर्नमेंट के जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, जैसे कि बजट आया उसी को एक्सप्लेन करते हुए हैं, ठीक है। जैसे ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये की फीचर्स जो है, ठीक है, की टू बजट डॉक्यूमेंट जो है ये है, की फीचर्स मैंने हमारी पीपीटी में इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट ग्लांस, ये सब जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं, ये बेसिकली बजट डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, आसान आसान तरीकों में एक्सप्लेन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ओके, अब हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें याद रखना अप्रोप्रिएशन बिल इसके अंतर्गत नहीं आती है, जो आर्टिकल 114 में आती है, ठीक है। आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में रखे जाते हैं बजट में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, फाइनेंस बिल, ये जो दो छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब कुछ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब एक एक डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं। तो देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो बजट ही है हमारा, ठीक है, जो मेन बजट स्पीच होती है वो यही है, आर्टिकल 112 में ये आता है, ठीक है। इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, गवर्नमेंट ने कितना इनकम कमाया, ये सब कुछ आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना कि जो कुछ भी रिसिप्ट होता है, यानी कि जो भी इनकम आ रही है या जो भी एक्सपेंडिचर जाएगा, ये सब कुछ होगा तीन तरह के फंड्स से, ठीक है। हमारे तीन तरह के फंड्स हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यूपीएससी के लिए। तीन तरह के फंड्स कौन कौन से हैं? एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें सब कुछ जो भी रेवेन्यू बजट बनता है, कैपिटल बजट बनता है, वो यहीं से बनता है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में इसका प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जितने भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जितना भी रिसिप्ट आती है गवर्नमेंट के पास, जितने भी लोन्स रेज करती गवर्नमेंट, जो कुछ भी होता है गवर्नमेंट का, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, वो जाता है सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये पैसा जाता है और ये क्या होता है, जहां गवर्नमेंट
जितना भी पैसा खर्च करेगी, जितना भी एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड है जिसमें गवर्नमेंट का सारा पैसा आता है और सारा एक्सपेंडिचर जाता है। लेकिन क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फंड है, इसीलिए इसमें से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के बिना आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। फिर आर्टिकल 267 में हमारे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो है जिसमें कि आपको पैसा, अगर मान लो कोई अर्जेंसी आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई, मान लो कोई डिजास्टर आ गया देश में, कोई ऐसा अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया जो आपने सोचा नहीं था, एस्टिमेट नहीं किया था, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे यहाँ पे आप गवर्नमेंट जो है पैसा निकाल सकती है इसमें से। ठीक है, और ये जो है इसका आप एक्स पोस्ट फैक्टो यहाँ पे आप अप्रूवल लोगे, किससे? पार्लियामेंट से। मतलब कि पहले क्या किया, गवर्नमेंट के पास कोई एकदम अनफोर्सीन यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई और गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे पैसा ले लिया, कहाँ से? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लिया। ठीक है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद यहाँ से पैसा निकाल लिया। अब निकालने के बाद, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के बाद, फिर पार्लियामेंट से ये अप्रूवल मांगते हैं कि हमने ये पैसा निकाल लिया है, आप हमको अप्रूवल दीजिए। और यूजुअली अप्रूवल मिल भी जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी मेजोरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। अभी देखो आज के टाइम पे 30,000 करोड़ का हमारा कंटिजेंसी फंड बना हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद एक और फंड है हमारा पब्लिक अकाउंट फंड। ये भी आर्टिकल 266 में आता है, क्लॉज 2 में आता है। इसमें क्या क्या है देखो, जितने भी प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग कलेक्शन, जो भी गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर खर्च करने वाली है, उस सारी जो रिसिप्ट होती हैं, जो भी गवर्नमेंट का ऐसा पैसा है जो गवर्नमेंट ने एक किसी चीज के लिए रिजर्व करके रखा है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग कलेक्शन हो गए, ये गवर्नमेंट को किसी ना किसी चीज में, स्कीम में देने हैं वापस, है ना। फिर मान लो कोई रोड बनाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा अलग से निकाल के रखा है। कोई मान लो सैटेलाइट बनानी है, कोई स्पेस स्टेशन जैसा कुछ बनाना है, मान लो कुछ रॉकेट वॉकेट बनाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से पैसा स्पेशल फंड बना के रखा है, रिजर्व करके रखा है। ये जो पैसा है ये पब्लिक अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट फंड जो है ये गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इसका जो पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये पैसा जरूर रखा है इस अकाउंट में, लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो प्रोविडेंट फंड, तो ये एम्प्लॉयज के पास जाना है। स्मॉल सेविंग कलेक्शन, तो जो जिसने भी स्मॉल सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा उनके पास ही पैसा जाना है। जैसे जो भी स्पेशल फंड है वो उस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जाना है, तो ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। ये उन लोगों के पास जाएगा, ये पैसा उन पर्सन और उन अथॉरिटीज के पास जाएगा जिन्होंने इसको डिपॉजिट किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, इसमें पैसा जो है एम्प्लॉयज डालते हैं, तो एम्प्लॉयज का पैसा है ये, इसलिए इसमें पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। जब प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल के उन लोगों को देना होगा जो बेनिफिशियरीज हैं, इसके लिए पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन नहीं लगेगी। लेकिन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने पैसा इसमें जमा किया था, मान लो गवर्नमेंट को कोई रोड बनाना था, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्व फंड बनाया था और बोला था कि हमारा जब इतना पैसा कलेक्ट हो जाएगा हम इससे रोड बनाएंगे। तो अब ये स्पेसिफिक कामों के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा यहाँ पे जमा किया था, अब ये खर्च करना है, एक्सपेंडिचर की बारी आई है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगा। समझ रहे हो? तो दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो वो जहाँ पे किसी और ने पैसा जमा किया है, प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग कलेक्शन हो गए, इसमें उन लोगों से बिलोंग करता है ये पैसा, तो उन लोगों के पास सीधा चला जाएगा, कोई पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए रिजर्व करके रखती है पैसा, ये पैसा जब निकालना है गवर्नमेंट को तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत लगेगी। ओके, उसके बाद रेवेन्यू बजट क्या होता है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल बजट को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, इन सभी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन है, आर्टिकल 150 में दिया हुआ है कि हमको किस तरह से क्लासिफिकेशन करना है अपने अकाउंटिंग का। ओके, इसके अलावा आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वैसे तो पैसा जो आता है फिर खर्च होता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, ये सब चीजें हैं, लेकिन कुछ पैसा इसमें ऐसा है जो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। मतलब कि कुछ फिक्स अमाउंट ऐसी है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलनी ही निकलनी है, इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फिक्स खर्चे हैं हमारे, जैसे कि प्रेसिडेंट के क्या यहाँ पे सैलरी होगी, प्रेसिडेंट को जो भी एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, यहाँ पे स्पीकर हो
गए, लोकसभा के, इन सब की जो सैलरीज जाती हैं, अलाउंसेस जाते हैं, ऑडिटर जनरल का, सीएजी का, हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, इन सभी का जो भी एमोल्यूमेंट्स जाते हैं, सैलरीज जाती हैं, पेंशन जाती है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड आइटम्स हैं। चार्ज्ड होने का मतलब क्या है, इन पे वोटिंग नहीं होगी, ठीक है, इन पे वोटिंग नहीं होगी, ये सीधे के सीधे निकल जाएंगे वैसे के वैसे। फिर बात करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स की। तो आर्टिकल 113 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है डिमांड फॉर ग्रांट्स की। इसमें हर मिनिस्ट्री ने अपनी कुछ कुछ डिमांड्स की हुई हैं कि हमको इतना पैसा लगेगा इस साल के लिए, आगे वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, ठीक है। तो यूजुअली हर मिनिस्ट्री जो है, हर डिपार्टमेंट एक एक डिमांड करती है, लेकिन जो बड़े मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये कुछ ज्यादा डिमांड फॉर ग्रांट्स भी कर सकती हैं, एक से ज्यादा, ओके। तो इस साल का जो बजट है, इसमें 102 डिमांड फॉर ग्रांट्स किए गए हैं, 102 डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर अलग अलग अप्रूवल देगा कौन, हाउस, ओके। फिर फाइनेंस बिल की बात करते हैं। फाइनेंस बिल, जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट किस तरह से टैक्सेस कलेक्ट करने वाली है, किस तरह से गवर्नमेंट अपने पास रिसिप्ट जनरेट करने वाली है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, इसकी बात होती है फाइनेंस बिल में। ये आर्टिकल 110 1A में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें टैक्सेस का रेगुलेशन कैसे होगा, अल्ट्रेशन कैसे होगा, इम्पोजिशन कैसे होगा, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस बिल एक तरह का मनी बिल है। मनी बिल आपको पता होना चाहिए, 110 आर्टिकल नंबर में आता है, और 110 का ही 1A जो है, ये फाइनेंस बिल की बात करता है, ओके। फिर एफआरबीएम एक्ट की हमने बात की थी, 2003 का ये एक्ट है, ठीक है। ये जो एफआरबीएम एक्ट है, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है, इसमें दो डॉक्यूमेंट्स की और बात होती है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसमें बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि जो बड़ी चीजें हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, डोमेस्टिक इकोनॉमी, एक्सटर्नल सेक्टर, ये सब चीजों का एक अजम्पशन होता है, एक असेसमेंट होता है कि किस तरह से आगे चीजें चलने वाली है, ठीक है। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी या फिर फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू, इन सभी के बेसिस पे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि आगे आने वाले हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, इन सभी को बेस रख के, ठीक है। तो बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं कि आगे हमारी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। ये आता है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट में, ओके। इसके अलावा जितने भी जो हमारे डॉक्यूमेंट लाएंगे, एक्सपेंडिचर बजट हो गया, फिर यहाँ पे हमारा देखो रिसिप्ट बजट हो गया, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल हो गई, ये सब जो है एक्सप्लेनेटरी हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है की डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ बजट। तो ये मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर लूंगी। आप लोगों को अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल आपको मयूरी भागवानी नाम से मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ओके। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया की टू बजट डॉक्यूमेंट्स, ओके। आगे बात करते हैं हम फिर से अपने पीपीटी की, ठीक है, कि इस बार के बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं, ठीक है। तो इनकी हम बात कर लेते हैं एक बार, और फिर हम यहाँ पे एक एक चीज को देखना शुरू करेंगे, ऑलराइट। तो एक सेकेंड, मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ प्रॉपरली, एंड देन वी विल स्टार्ट, ओके। तो देखिए, हम यहाँ पे आते हैं वापस से हमारी बजट स्पीच के ऊपर, ओके। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो हमारी बजट स्पीच आई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे जो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं इस साल की मेंस और प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये जो 2022 में अटेम्प्ट देने वाले हैं और 2023 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, यूजुअली आप जो 22 में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 23 में देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको एक बैकग्राउंड पता चलेगा कि लास्ट ईयर बजट ऐसा था, इस साल बजट ऐसा आया है, आने वाले सालों में बजट ऐसा आएगा। तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा अगर आप इस बजट को कवर करते हो तो, ठीक है। अब देखो, बजट स्पीच जो आई, इसमें सबसे पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने बात की कोविड एंड इकोनॉमी की, ओके। तो सबसे पहली बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कही थी यहाँ पे कि जो भी लोग जिनको कोविड के कारण नुकसान हुआ है, जो भी लाइवलीहुड्स का, जो भी इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, जो भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है कोविड के कारण, हम उससे एम्पैथाइज करते हैं, ठीक है, एम्पैथाइज करते हैं हम उससे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको कोविड एंड इकोनॉमी के बीच में जो भी रिलेशन है, ये पढ़ के जाना है फॉर मेंस स्पेसिफिकली, ठीक है। इसको जीएस में आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपके ऑप्शनल में, और इसको आपके एसए में भी पूछा जा सकता है, ओके। दूसरी चीज जो हाईलाइटेड थी इस साल की, ये भी आपके ऐसे का टॉपिक बन सकती है, आजादी का अमृत महोत्सव। ये आजादी का अमृत महोत्सव क्या है?
75 ईयर्स हो गए हैं हमारी इंडिपेंडेंस को, और इसी 75 ईयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि हमने 75 ईयर्स में ये काम किए हैं, आने वाले जो 25 साल हैं उसमें हम क्या क्या काम करेंगे, इसको उन्होंने कहा है अमृत काल। तो जो आने वाले 25 साल हैं इनको अमृत काल कहा है, और इसी के लिए एक यहाँ पे पाथ स्टार्ट किया है, एक पाथ की फाउंडेशन रखी है इस बजट के थ्रू गवर्नमेंट ने। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बार बार बात की है इंडिया एट 100। इंडिया एट 100 का मतलब है जब हमको 100 साल पूरे हो जाएंगे, 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तब इंडिया कैसा दिखेगा उसका विजन भी गवर्नमेंट ने इसी बजट में रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात की गई है। तो देखो 2021-22 जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फिजिकल ईयर चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से 9.2% की जीडीपी ग्रोथ हमारी होने वाली है, एस्टिमेटेड ये ही है। और ये गवर्नमेंट कहती है कि जितनी भी लार्ज इकोनॉमीज हैं उसमें हाईएस्ट जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो हमारी हाईएस्ट है, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे आगे हैं हम, ठीक है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी रिजीलियंट है और कितनी अच्छे से रिकवर कर पा रही है। ओके, उसके बाद आने वाले फिजिकल ईयर के लिए यानी कि 22-23 के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने जो जीडीपी ग्रोथ रेट के एस्टिमेशन दिए हैं वो है 8 to 8.5%। तो आने वाले साल में हम इतना जीडीपी ग्रोथ रेट देख सकते हैं अगर सब कुछ सही चला तो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और चीज कही है, सबका प्रयास। पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी इन्होंने बात की थी सबका साथ सबका विकास की। इस बार सबका प्रयास यानी कि गवर्नमेंट ने हमारे जो सिटीजन हैं उनके लिए आभार व्यक्त किया है कि आप सभी के प्रयास से हम इतने बड़े कोविड वाले पेंडेमिक से निकल पाए हैं। गवर्नमेंट ने इसमें वैक्सीनेशन की बात की है, गवर्नमेंट ने ये बात की है कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, और इसके साथ साथ सिटीजन्स ने भी हमको सपोर्ट किया है इस बार इस पेंडेमिक से निकलने में और रिकवर करवाने में इकोनॉमी को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अमृत काल यानी कि जो आने वाले 25 साल हैं, 25 ईयर्स जो आने वाले हैं, जब इंडिया एट 100 हो जाएगा, इंडिया 100 ईयर्स का हो जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया, तब के लिए एक विजन अभी से रख दिया गया है। इसमें 3 मेजर विजन हैं। पहला है कि हम मैक्रो लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ और माइक्रो लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ में मिला के चलाएंगे। इसका मतलब हम वेलफेयर के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन ये वेलफेयर कैसा होगा, ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा फिनटेक के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, टेक इनेबल्ड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर जैसे कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। जो ऐसी एनर्जीज जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, सस्टेनेबल एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रिसोर्सेज की तरफ हम बढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज को हमको एड्रेस करना है, इसके लिए हमने COP26 की भी यहाँ पे बात की है, आगे आएगा वो भी। और उसके अलावा थर्ड जो है हमारा वर्चुअस साइकिल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हुई है। तो ये वर्चुअस साइकिल क्या है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, इसको देखते हैं। ओके, तो देखो ये इकोनॉमी की वर्चुअस साइकिल है। वर्चुअस होती है एक साइकिल और एक होती है विशियस साइकिल, ठीक है। विशियस साइकिल मतलब कि ये एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। विशियस साइकिल मतलब एक चक्रव्यूह जिसमें आप फंस गए हो। वर्चुअस साइकिल होती है एक पॉजिटिव टर्म, ठीक है, मतलब ऐसी साइकिल जिसके कारण आगे के काम भी आपके बन रहे हैं। तो वर्चुअस साइकिल क्या बोलती है, सबसे पहले अगर आप टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, वेल्थ इंक्रीज होगी तो यहाँ पे वेजेस आपके राइज होंगे, वेजेस राइज होंगे तो यहाँ पे आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा, लिक्विडिटी जब लोगों के हाथ में होगी तब उनके हाथ में डिमांड भी होगी। वो बोलेंगे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो कंजप्शन ज्यादा होगा, कंजप्शन ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। हमारे देश में लोग बोलेंगे कि अरे वाह, इंडिया का तो मार्केट इतना बढ़िया चल रहा है, लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं तो हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आएगी तो टैक्स रेवेन्यूज भी हमारे बढ़ेंगे, और इसके कारण जब इन्वेस्टमेंट को भी हम बढ़ावा देंगे, रिसर्च को बढ़ावा देंगे, तो और टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट होगा। तो यही सब जो है बेसिकली हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ साइकिल बनेगी, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी की। लेकिन इसमें पब्लिक और प्राइवेट का क्या कहना है, तो यहाँ पे हमने बात की कि वर्चुअस साइकिल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का कहना यहाँ पे ये है, बजट में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो करेंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अपनी साइड से स्पेंडिंग करेगी, सबसे पहले गवर्नमेंट अपनी साइड से स्पेंडिंग करेगी, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी साइड से स्पेंड करेगी वैसे ही लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी जाएगी। जैसे ही लोगों के हाथ में लिक्विडिटी जाएगी लोग यहाँ पे डिमांड करना शुरू करेंगे, डिमांड करना जैसे ही लोग शुरू करेंगे वैसे ही इन्वेस्टमेंट आएगी,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसकी आएगी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी अब इन्वेस्ट करने लगेगा, और जैसे ही प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने लगेगा वैसे ही और डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इन्वेस्ट किया किसी ने तो यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाएगा वो, ठीक है, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करेगा, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करने के बाद वो पर्सन यहाँ पे चाहेगा कि लेबर काम करे, तो लेबर कैसे काम करेगी, एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी उनको, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो यहाँ पे लोगों की वेजेस और बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ेंगी तो और डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये जो है साइकिल चलती जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे देखो क्या किया, गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पेंडिंग करी, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी साइड से यहाँ पे थोड़ा सा पैसा डाला, पैसा डाला तो यहाँ पे कंजप्शन बढ़ गया लोगों का, कंजप्शन बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट होने लगी, इन्वेस्टमेंट होने लगी तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक ग्रोथ और हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ और होने लगी तो फिर कंजप्शन बढ़ा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो ये पूरी साइकिल जो है इसी को हम कह रहे हैं वर्चुअस साइकिल। ठीक है, तो ये साइकिल चलती जाएगी। ओके, तो इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अब देखो अमृत काल यानी कि आने वाले 25 साल जो हैं उसमें हमारा क्या क्या गोल रहेंगे। सबसे पहला गोल ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूसिव वेलफेयर की, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट का गोल रहेगा, और वर्चुअस साइकिल का रहेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम कैसे लेकर आए। शुरुआत हम करेंगे पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट पहले इन्वेस्ट करेगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और उसके कारण फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ पाएगा, तो ये वर्चुअस साइकिल को हमको शुरू करना है। ओके, अब इसमें हमारी 4 प्रायोरिटीज होने वाली हैं। सबसे पहली होने वाली पीएम गति शक्ति, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। सेकंड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड है हमारी प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, इन सभी में हम इन्वेस्ट करेंगे। और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो आने वाली है बाहर से उसको हम कैसे फाइनेंस करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं पीएम गति शक्ति की। अब देखो बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको। कई सारी स्कीम्स आई थी, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन आया, यहाँ पे ये बोला गया कि एग्रीकल्चर जो है, फार्मर्स जो है उनकी स्कीम या उनकी इनकम जो है डबल कर देंगे। तो ये सब जो है इनका एंडिंग पॉइंट होने वाला था 2022। ठीक है, बहुत सारी स्कीम है जिनका एंडिंग पॉइंट 2022 होने वाला था। अभी जो 2022 है इसमें प्रॉपरली उतना हो नहीं पाया डेवलपमेंट जितना सोचा था हमने, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला इसको हम नाम दे रहे पीएम गति शक्ति, और इसमें सब कुछ क्लब कर दिया। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति क्या है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप करने की एक स्कीम है। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये अभी नहीं आया बजट में, ये पहले से आ चुका है। ठीक है, इसी की और इसको एनहांस किया गया है। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो था ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए था। मतलब कि मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह, ये ए से बी तक आपको जाना है। अब ये ए से बी तक जाने के लिए आपको कई सारे बीच में रास्ते पार करने पड़ेंगे। एक तो है रोड, ठीक है, दूसरा फिर आपको यहाँ से सी से जाना पड़ेगा वाटरवे से। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास रोड बहुत कच्चा है, कोई प्रॉपर वाटरवे है नहीं, तो आपको प्लेन से जाना पड़ेगा, तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग आप मोड्स यूज करो ना, पहले रोडवे, फिर वाटरवे, फिर एयरवे, ये जो अलग अलग मोड्स यूज करो इसी को हम कहते हैं मल्टी मोडल। तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी में मतलब यही है कि सारे मोड्स जो हैं उस तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पे हो सके। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए है। 2021 में ही ये लॉन्च हो चुका था अक्टूबर में। इसका एम है कि कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग हो सके, एग्जीक्यूशन हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। ओके, यहाँ पे हमारा एम है कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करें। अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है, मान लो ए से बी तक जाने के लिए आपको इतने सारे मोड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है आज की डेट में इंडिया में। दूसरा, इसमें टाइम बहुत लगता है, और तीसरा, इतनी कनेक्टिविटी हमारे देश में है भी नहीं। ठीक है, अब क्योंकि इतने इश्यूज हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारा ये सफर करता है, हमारे देश में बिजनेसेस नहीं आते, इन्वेस्टमेंट नहीं आते, क्योंकि इतना प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवलिंग में ही। तो इसी के लिए यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये पीएम गति शक्ति प्लान आया है। ठीक है, अब ये जो गति शक्ति है बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो स्टार्टिंग में जब आया था तो 16 मिनिस्ट्रीज को ये साथ में लेकर चलता है, 16 मिनिस्ट्रीज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को साथ में लेकर चलता है, और यहाँ पे प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन साथ में करेगा ये गति शक्ति इन 16 मिनिस्ट्रीज को मिलाकर। ठीक है, इसमें एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी आई थी 2019 में, इसका भी प्रपोजल रखा गया था, वो भी इसके अंतर्गत सबस्यूम कर दी गई है। 110 लाख करोड़ की ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थी। ओके, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया पीएम गति शक्ति के बारे में। अब यहाँ पे देखो ये जो पीएम गति शक्ति है इसको कई सारे यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो ड्राइव करते हैं, जैसे कि इसमें रोड्स होंगे, रेलवेज होंगे, एयरपोर्ट, पोर्ट,
मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलके यहाँ पे पीएम गति शक्ति को बनाते हैं। ये जो नेशनल मास्टर प्लान है, ये यहाँ पे काम करेगा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, लॉजिस्टिक्स को डेवलप करने का और इनके बीच में सिनर्जी बिठाने का, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम ये करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मास्टर प्लान बनाया गया है वो एक्सप्रेस वे के लिए भी बनाया गया है। यहाँ पे रोडवेज जो है इनको भी डेवलप किया जाएगा। कैसे? यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज हैं उनको 25,000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सपांड किया जाएगा। मतलब इस साल में, आने वाले साल में, आने वाले फिजिकल ईयर में 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज और डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पे डाटा एक्सचेंज किया जा सकता है हर मोड में। उसके अलावा एक मोबिलिटी स्टैक, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक बनाया जाएगा जहां पे पैसेंजर्स जो हैं वो हर तरह के ट्रैवल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे, मतलब कि अलग अलग मोड्स के यहाँ पे आप कनेक्टिविटी यूज कर सकते हो, इस तरह के लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है हमारा, इस मॉडल के ऊपर हमारे ये लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे। 2022-23 में 4 इस तरह के मॉडल हमारे बनेंगे, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क्स इस तरह के हमारे बनेंगे। आगे हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे बात की गई है इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क। तो यहाँ पे पोस्टल और रेलवे नेटवर्क जो है ये एडअप होगा। कैसे? देखो यहाँ पे जो है पोस्टल नेटवर्क जो था उसको हम रेलवेज के साथ ऐड कराएंगे और पार्सल मूवमेंट जो है उसको फैसिलिटेट कराने की कोशिश करेंगे। तो जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे उद्योग बोलते हैं ना, लघु उद्योग, जो नॉर्मल जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गए, हैंडलूम हो गए, छोटे छोटे उद्योग हो गए, ये सब जो है इनका पार्सल मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके, इसीलिए पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जाएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक प्रोविजन आएगा। ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट क्या है इसको मैं और बताऊंगी। कवच, एक कवच के अंतर्गत जो भी रेलवेज हैं उनको कवच के अंतर्गत एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब कि ये कवच बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी रेलवेज हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रेन हैं, उनको कवच के अंतर्गत सिक्योर किया जाएगा, सेफ्टी जो है इनकी बढ़ाई जाएगी, ठीक है, ये जो है पैसेंजर सेफ्टी जो है वो इसमें बढ़ाई जाएगी इस कवच प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके अलावा 400 नई वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएंगी। तो ये वंदे भारत ट्रेन क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ओके, इसके साथ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात की गई है। मास अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए देखो अभी क्या प्रॉब्लम है कि हर कोई अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है, ठीक है, कंजेशन बहुत बढ़ता है, ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत बढ़ता है। तो इसके कारण एक सोल्यूशन ये है कि हम मास ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे प्रमोट करें। मास ट्रांसपोर्ट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें। तो ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इसके लिए दी जाएगी, रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, नए ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक नया स्कीम आ रही है पर्वतमाला। ये पर्वतमाला में क्या होगा, आपने देखा होगा उत्तराखंड अगर आप कभी गए होगे, हिमाचल गए होगे, तो यहाँ पे बहुत हिली एरियाज हैं, ये है ना, एलिवेटेड एरियाज हैं। इसमें अगर आप रोड बनाते हो ना तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब ये रोड जो ढहने का खतरा ज्यादा होता है, फ्लड्स का खतरा ज्यादा होता है, ड्रॉट का, उसके अलावा जो लैंडस्लाइड है उसका खतरा ज्यादा होता है इन एरियाज में, ठीक है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे कन्वेंशनल रोड्स बनाना पॉसिबल ज्यादा है नहीं, काफी नुकसान हो सकता है, वहां पे रोपवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो ये नॉन कन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल है, लेकिन ये कनेक्टिविटी का और टूरिज्म का काम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। इसी नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान को पर्वतमाला का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्टरनेटिव बनाएगा कन्वेंशनल रोड्स के लिए ऐसे हिली एरियाज में। ओके, एक चीज मैं और बता दूं, पर्वतमाला के पहले दो चीजें और आ चुकी है, सागरमाला और भारतमाला, ठीक है। सागरमाला और भारतमाला ऑलरेडी आ चुकी है। ये भारतमाला क्या थी? ये भारतमाला के अंतर्गत क्या था कि कम्युनिकेशन नेटवर्क को अच्छा स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जाने की बात थी, कि सारे के सारे रूरल एरियाज हो गए, सारे का सारे देश को हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जिसका नाम दिया गया था भारतमाला। सागरमाला क्या था कि जितना, जैसे देखो ये इंडिया है, इंडिया में लगभग 7500 किलोमीटर्स की जो हमारी बाउंड्री है वो सी को टच करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे जिससे कि ये जो पोर्ट्स हैं वो मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट हो सकें। तो इसी को हमने कहा था सागरमाला, ठीक है। तो पोर्ट डेवलपमेंट की स्कीम थी। अब यहीं इसी की श्रृंखला में एक और चीज आई है, पर्वतमाला। इसमें रोपवेज डेवलप करेंगे हिली एरियाज के लिए या फिर ऐसे एरियाज के लिए जहाँ पे कन्वेंशनल रोड्स बनाना पॉसिबल ज्यादा है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। साथ में यहाँ पे 100 प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखो जो मैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात कर रही थी, ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में क्या होगा, रेलवेज के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्शन को लिंक किया गया है, ठीक है, रेलवेज के थ्रू प्रोडक्शन को लिंक किया गया है। मतलब कि पहले एक स्कीम चलती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में क्या होता था,
कि जो स्कीम है इसमें एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट बनता था, तो इसकी पूरी सप्लाई चेन उसी डिस्ट्रिक्ट से आती थी, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सर्वाइव करने में काफी मदद मिलती थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो पाती थी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल पास में है, ट्रांसपोर्टेशन पास में है, मार्केट पास में है, ठीक है। तो ये सब कुछ आसपास में कनेक्ट होने के कारण, सप्लाई चेन कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी काफी कॉम्पिटिटिव हो गई थी। इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें रेलवेज जो थी एक प्रमोशनल हब के तौर पे काम कर रही थी, एक से दूसरी डेस्टिनेशन को कनेक्ट कर रही थी सप्लाई चेन में। वही चीज अब यहाँ पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम से चलेगी। मतलब एक रेलवे स्टेशन जो है एक प्रोडक्ट की सप्लाई चेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो रेलवेज का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस, 400 नई वंदे भारत ट्रेन लाने की बात की गई है। अब ये वंदे भारत ट्रेन का सबसे पहले नाम पड़ा था ट्रेन 18, ठीक है। ट्रेन 18 स्टार्टिंग में नाम था, उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस बन गई। ये इस तरह की ट्रेन है, ठीक है। ये जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट ने अपनी खुद की ट्रेन बनाई है, जो कि इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ओके। इसमें दो ट्रेन अगस्त 2021 में आई थी, जिसमें एक दिल्ली टू वाराणसी चली और दूसरी दिल्ली टू कटरा चली, ठीक है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड इंजनलेस ट्रेन सेट्स हैं। इनमें एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत फटाफट होता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है बहुत अच्छी होती है, जल्दी से जल्दी पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। तो याद रखना, हाई स्पीड ट्रेन है, इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया वाली है, ठीक है। और इंजन लेस है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, समझ गए। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस का याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की गई है। गंगा, जो रिवर गंगा है, गंगा के कोस्ट पे जो 5 किलोमीटर तक का एरिया है उसमें जो भी खेती होती है उसको केमिकल फ्री करने की बात कही गई है। दूसरी चीज, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो भी है वैल्यू एडिशन जो भी है मिलेट्स का, ये प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। ऐसा क्यों करेगी कि यूएन में यहाँ पे इंडिया के कहने पे ही, इंडिया के रिकमेंडेशन पे ही यूएन यहाँ पे इस साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे सेलिब्रेट करने वाला है। और मिलेट्स हमारे देश के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि मिलेट्स जो है ये वाटर जो है सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाटर इनको काफी कम लगता है। अभी क्या हो रहा है हमारे देश में, वाटर स्कासिटी या वाटर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, महाराष्ट्र में पहले ही पानी है नहीं, विदर्भ रीजन में, और विदर्भ रीजन के लोग जो है ये शुगर केन उगा रहे हैं। ये शुगर केन उगाने के कारण क्या होता है कि ऑलरेडी शुगर केन में इतना पानी लगता है और ऑलरेडी इस जगह पे पानी है नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो वाटर स्कासिटी की प्रॉब्लम है और बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट मिलेट्स को यहाँ पे प्रमोट कर रही है। मिलेट्स एक ऐसी क्रॉप है जो किसी भी तरह के एनवायरमेंट में, किसी भी तरह के क्लाइमेट में, किसी की भी तरह के सॉइल में ये डेवलप हो सकती है, रफ कंडीशन में भी ये डेवलप हो सकती है, और ये एक अच्छा सोर्स बन सकती है न्यूट्रिशन का हमारे देश में, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट मिलेट्स के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे ऑयल सीड्स का भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने की बात की गई है। ऑयल सीड्स के लिए अभी हम इंपोर्ट पे काफी डिपेंड करते हैं, तो इसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात की गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि फार्मर्स को हम हाईटेक सर्विसेज देंगे, डिजिटल सर्विसेज देंगे। तो ये डिजिटल सर्विसेज और हाईटेक सर्विसेज से होगा क्या, फार्मर्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट बनेंगे डिजिटल सर्विसेज और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज से। उसके अलावा किसान ड्रोन्स का यहाँ पे यूज शुरू करेंगे, मतलब किसानों को ड्रोन्स देंगे जो फार्मर्स को एड कर सके, मतलब हेल्प कर सके। कैसे हेल्प करेगा, जैसे कि मान लो लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करना है, ड्रोन्स कर सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमन को जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा क्रॉप असेसमेंट कर सकते हैं किसान, यहाँ पे किसान सिर्फ एक ड्रोन उड़ा के देख सकते हैं कि उनका क्रॉप कैसा चल रहा है, क्रॉप कैसा उग रहा है, कैसी यील्ड है। इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे करने के लिए जो किसान है वो इस किसान ड्रोन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लेंडेड कैपिटल की बात की गई है, मतलब नाबार्ड पहले क्या करता था, एक तरह का कैपिटल इनको देता था, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को कैपिटल देता था, फाइनेंस देता था। अब यहाँ पे ब्लेंडेड कैपिटल की बात की गई है, मतलब कि को इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर बेस्ड बहुत सारी जगह से इन्वेस्टमेंट लाकर नाबार्ड इन एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को फाइनेंस करेगा, ठीक है। तो ये बात की गई है बजट में। आगे बात करते हैं, यहाँ पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात की गई है। देखो यहाँ पे केन रिवर है एक जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और बेतवा रिवर है जो भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये दोनों यूपी में जाके मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर्स हैं ये बेसिकली बुंदेलखंड रीजन जो है हमारा, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन कहाँ पे, मध्य प्रदेश और यूपी का कुछ रीजन है जिसको बुंदेलखंड रीजन कहते हैं। ये वाटर स्कार्स रीजन है, ठीक है, वाटर स्कार्स रीजन है।
अब यहाँ पे ये दोनों रिवर्स आसपास में ही पड़ती हैं, ठीक है। तो इस वाटर स्कार्स रीजन में यहाँ पे पानी लाने के लिए और जो यूपी का कुछ एरिया जहाँ पे ज्यादा फ्लड्स आती हैं उधर से पानी को डाइवर्ट करने के लिए ये केन बेतवा लिंक बनाने की बात की गई है। तो केन बेतवा लिंक में क्या होगा, एक रिवर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो डाला जाएगा दूसरी रिवर में जहाँ पे डिफिशियंट है पानी की, ठीक है, डिफिशियंसी है पानी की। तो यहाँ पे वाटर की जो स्कासिटी है उसको सही कर दिया जाएगा, वाटर की इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा 5 और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, इसको भी हम देखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कैसी हुई है, गवर्नमेंट ये बताती है बजट में कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इस साल की ग्रोथ 3.9% रही है, काफी रिजिलियंट रहा है, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत उछाल या गिराव देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और ये कहती है गवर्नमेंट कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसने बहुत ज्यादा रिजिलियंस शो किया है, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है ये दोनों ही अपनी, देखो वैसे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में एग्रीकल्चर से ज्यादा होता है, लेकिन इनमें गिराव बहुत देखने को मिला, मतलब रिजिलियंस नहीं दिखा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जितना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखा, ठीक है। मान लो सर्विस सेक्टर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 10% कॉन्ट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, 10% इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। 10% मान लो सर्विस सेक्टर की यूजुअली ग्रोथ होती है, तो इस साल सिर्फ 7% हुई। तो यहाँ पे मतलब ये सिर्फ हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इस डाटा को सीरियसली मत लेना। तो ये देख रहे हो इतना बड़ा यहाँ पे गैप आया। तो ये जो गैप है, इन जो गैप आया है ना, सबसे कम गैप आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो ही किया है, यहाँ पे 3.6 था लास्ट ईयर, 3.9% है इस साल, ठीक है, ग्रोथ रेट। और बात कर लेते हैं तो 5 नए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो दमन गंगा पिंजल रिवर, पर तापी नर्मदा रिवर, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, ये पांचों का भी यहाँ पे रिवर लिंकेज किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको भी प्रपोज किया हुआ है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है, इसके लिए भी प्रोविजंस बजट ने यहाँ पे किए हैं। ओके, आगे बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। यहाँ पे ई विद्या प्रोग्राम पहले भी चलता था गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री एजुकेशन देने की बात करती थी। आपने देखा होगा दूरदर्शन पे कई सारे ऐसे चैनल आते हैं दूरदर्शन के ही, जिसमें एजुकेशन बेस्ड चैनल्स होते हैं। आज के टाइम पे 12 चैनल्स ऐसे हैं जो बेसिकली लोगों को, बच्चों को रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसी ई विद्या प्रोग्राम में जो सप्लीमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, उसमें 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर अब 200 टीवी चैनल्स इस तरह का एजुकेशन देंगे। तो यहाँ पे 1 टीवी चैनल का प्रोग्राम लाया गया है, मतलब फर्स्ट से 12th क्लास तक के लिए सभी क्लासेस के लिए यहाँ पे टीवी चैनल्स एलोकेट किए जाएंगे। 200 टीवी चैनल्स बनाए जाएंगे और एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल डेडिकेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है पैंडेमिक के दौरान फॉर्मल एजुकेशन ने कितना सफर किया है, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है 2 साल पीछे चली गई है, ओके। और इसके कारण बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये इस तरह की डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्किलिंग लैब्स की, वर्चुअल लैब्स की यहाँ पे प्रोविजन को लेकर आई है सामने, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद एक डिजिटल यूनिवर्सिटी, एक काफी इनोवेटिव यहाँ पे स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने डिजिटल यूनिवर्सिटी का। इसमें क्या होगा कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी जो यूनिवर्सल एजुकेशन है सबको मिलेगा डिजिटल यूनिवर्सिटी के बेसिस पे, और हब एंड स्पोक मॉडल पे होगा। हब एंड स्पोक का मतलब क्या है कि एक बीच में डिजिटल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कई सारे स्पोक्स ऐसे निकल रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस में अलग अलग यहाँ पे प्रोविजंस होंगे डिजिटल यूनिवर्सिटी के थ्रू, मतलब सेंटर एक ही है और इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये हब एंड स्पोक मॉडल पर डिजिटल यूनिवर्सिटी काम करेगी। इसके अलावा डिजिटल टीचर्स जो हैं वो भी हाई क्वालिटी ई कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए भी प्रोविजंस किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो देश स्टैक ई पोर्टल लाया गया है। देश स्टैक ई पोर्टल क्या है, ये डिजिटल इकोसिस्टम है फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, इसमें क्या होगा, लोगों की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जाएगी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग से आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी स्किलिंग कर सकते हो, रीस्किलिंग कर सकते हो, यानी कि पुरानी स्किल्स को छोड़ के नई स्किल सीख सकते हो और उसको अपग्रेड भी कर सकते हो, अपस्किलिंग भी कर सकते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा वो स्टार्टअप्स जो ड्रोन्स के ऊपर काम करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उसके लिए यहाँ पे ड्रोन शक्ति की बात की गई है कि ये स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, ड्रोन शक्ति डेवलप की जाएगी हमारे देश की। इसको नाम दिया गया है द्रास, यानी कि ड्रोन एज अ सर्विस। जो भी स्टार्टअप्स इसको प्रमोट करते हैं उसको हम यहाँ पे उनको एनकरेज करेंगे, उनको कुछ इंसेंटिव्स देंगे, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। इसके अलावा एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, ये क्या है, ये बेसिकली स्किल्स को डिसाइड करता है, मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो किस तरह की स्किल्स देगा अपने स्टूडेंट्स को, ये डिसाइड करता है ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो यूजुअली अभी क्या हो रहा था कि कॉलेज से निकल रहे हैं बच्चे, लेकिन इसमें से 40%, 40 to 49% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको आप एम्प्लॉय कर सकते हो, इनकी
सिर्फ 40 to 49% बच्चे ऐसे हैं जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है, ठीक है, मतलब जिनको आप एम्प्लॉय कर सकते हो। तो इंडस्ट्री की नीड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, डायनेमिक है इंडस्ट्री की नीड्स, और ऐसे में इन इंडस्ट्री नीड्स से आप अलाइन कर सको, इसीलिए नेशनल जो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसने बोला है कि हम नया फ्रेमवर्क लेकर आएंगे, जिससे कि हम बच्चों को ऐसी स्किल्स दें जो इंडस्ट्रीज की नीड्स के इक्वल हों, इंडस्ट्रीज की नीड्स उससे केटर हो सके। ठीक है, आगे बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ में देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की बात की गई है। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में होगा क्या, यहाँ पे एक डिजिटल रजिस्ट्री बनाई जाएगी, मतलब एक रजिस्टर्स होंगे यहाँ पे, डिजिटल रजिस्टर्स, जिसमें कि हेल्थ प्रोवाइडर्स का जो हेल्थ फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं, आपकी यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी बन सकती है उसमें। तो बेसिकली क्या होगा कि मान लो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इस इंडिविजुअल की जितने भी पुरानी रिपोर्ट्स रही हैं, हेल्थ रिपोर्ट्स, वो इस रजिस्ट्री में, इस डिजिटल रजिस्ट्री में एंटर कर सकता है। तो उसकी एक फाइल बन जाएगी डिजिटली, ठीक है, और उसकी यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को भी इंश्योर किया जाएगा। ये जो डिजिटल उसकी आइडेंटिटी बन गई, उसकी जो फाइल बन गई, उसके थ्रू उसको यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी मिल जाएगी। यहाँ पे उसको फिर उस हिसाब से स्कीम्स का फायदा मिल पाएगा, हेल्थ प्रोवाइडर्स उसको पता चल पाएंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड पता चल पाएंगे। तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, डिजिटली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है। फिर टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे लाया, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। तो बेसिकली अभी आपने देखा कोविड के टाइम पे मेंटल हेल्थ वाज अ बिग इशू, ठीक है, कई सारे सुसाइड्स बढ़ रहे थे, डिप्रेशन में लोग ज्यादा जा रहे थे बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन। तो यहाँ पे नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया जाएगा। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर बनाया जाएगा, किसका, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ये जो मिशन है, ये मिशन है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के। इसमें क्या होगा, मिशन शक्ति के अंतर्गत यहाँ पे विमेन का एम्पावरमेंट किया जाएगा, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वगैरह दी जाएगी, हेल्थ ध्यान में रखी जाएगी। तो मिशन शक्ति उसके लिए। मिशन वात्सल्य जो है ये चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए है, चिल्ड्रन और जो मदर है उसके वेलफेयर के लिए है। सक्षम आंगनवाड़ी, देखो आंगनवाड़ी तो आपको पता है कि क्या होती है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ये आंगनवाड़ी के थ्रू आपको मिलता है। सक्षम आंगनवाड़ी में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे देखो ऑडियो विजुअल एड्स इनमें प्रोवाइड की जाएंगे, सो दैट आंगनवाड़ी जो है सक्षम बने और ज्यादा इफिशियंट बने। और पोषण 2.0 जो है ये न्यूट्रिशन की बात करता है। इन सभी स्कीम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ में चलाया जाएगा। ओके, 2 लाख आंगनवाड़ी जो है इनको सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा, यानी कि इनको अपग्रेड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसमें ऐड होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इतना इतना आउटले है, ये आउटले आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि इन सभी को ऐड किया गया है, शक्ति को, वात्सल्य को, पीएम पोषण को, पोषण 2.0 को, सक्षम आंगनवाड़ी को, इन सभी को ऐड ऑन किया गया है और इंटीग्रेटेड तरीके से अब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस की। तो वेलफेयर फोकस में देखो बहुत सारी नई नई स्कीम्स आई हैं, जैसे हर घर नल से जल। यहाँ पे क्या होगा, हर घर में आपको वाटर मिलेगा, वाटर टैप से आपको वाटर मिल पाएगा, मतलब ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी आपको सब जगह होगी। 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को इसमें कवर किया जाएगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। प्रधानमंत्री आवास योजना में हाउसिंग फॉर ऑल की बात की गई है, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल, यहाँ पे 80 लाख हाउसेस को ऐड किया जाएगा इस आने वाले फिजिकल ईयर में। फिर पीएम डिवाइन की बात की गई है, ये पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस प्रधानमंत्री डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट को पीएम डिवाइन कहा जा रहा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आपको पता होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था ये क्यों चलाया गया था। यहाँ पे ऐसा देखा गया कि जो कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे देश के कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी संख्या थी 112, ठीक है। इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ये कहा गवर्नमेंट ने कि अगर हम इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट कर लेते हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है एकदम से बढ़ जाएगा। बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, ठीक है, मतलब अगर आप इधर डेवलपमेंट कर देते हो ना तो आपका पूरे देश का डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ही अलग हो जाएंगे, ठीक है, वंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स लिस्ट किए गए थे और इनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया था। एस्पिरेशनल यानी कि इनमें जो डेवलपमेंट है अच्छे से हो सकता है। इसी को यहाँ पे ये 112 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसमें से 95 डिस्ट्रिक्ट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये देखा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसमें कुछ ब्लॉक्स हैं जो पीछे लैग कर गए हैं, ठीक है, ये उतना आगे डेवलप नहीं कर पाए, इनमें इन डिस्ट्रिक्ट्स में ही कुछ ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अब इसको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है, मतलब जो ब्लॉक्स पीछे रह गए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में उनको भी साथ में लाया जाएगा डेवलपमेंट करके। ओके, उसके बाद वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम,
ये क्या है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर बॉर्डर है हमारी चाइना पाकिस्तान से लगती हुई, यहाँ पे जो बॉर्डर विलेजेस हैं, ये इनकी कनेक्टिविटी छूट गई है, इनका डेवलपमेंट छूट गया है, ये बहुत पिछड़ गए हैं। तो इनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हाउसिंग, एनर्जी, लाइवलीहुड, इन सभी के ऊपर ध्यान देते हुए इन विलेजेस को डेवलप किया जाएगा। ओके। उसके अलावा डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिसेस। तो यहाँ पे अभी देखो क्या होता है कि हमारे रूरल एरियाज या ऐसे एरियाज जहाँ पे यूजुअली बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस आपको जरूर मिलेगा। अभी पोस्ट ऑफिस का काम ज्यादा बचा है नहीं, क्योंकि अब हमारा पोस्टल सर्विसेज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विसेज की अलग बात है, लेकिन हम प्राइवेट अगर हम बात करें तो आप किसी को भी अब आज के टाइम पे चिट्ठी नहीं भेजते हो। तो ये पोस्टल ऑफिस का काम को एनहांस करने के लिए, इफिशियंसी देने के लिए क्या किया गया है कि ये पोस्टल ऑफिस को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया है। अब ये पोस्टल ऑफिस ही बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो 1.5 लाख पोस्टल ऑफिस हैं हमारे देश में, ये 1.5 को हम 100% कोर बैंकिंग सिस्टम में ज्वाइन करने वाले हैं। ओके। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट जो है इसको हम एनहांस करने वाले हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सेटअप होने वाले हैं। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को भी सेटअप करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, तो डिजिटल पेमेंट को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। आगे बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। ये एमएसएमई सेक्टर क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई ऐसा हो गया कि कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा है, लोकल वेंडर्स हो गए। उसके अलावा कोई हैंडलूम की कोई छोटी सी यहाँ पे अपनी फैक्ट्री चला रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री चला रहा है, एनिमल हस्बेंड्री से लेकर हो गया। आपने नाम सुना होगा लिज्जत पापड़ का। ये पहले एसएचजी थी, यानी कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उससे ये एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बन गई। तो ये अलग अलग जो है, ये अलग अलग तरीके की यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया गया है? सबसे पहले इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम जो है, गारंटी स्कीम। इसमें क्या होता था, इनको क्रेडिट मिल पाता था, यानी कि लोन मिल पाता था अच्छे से। इसको यहाँ पे एनहांस किया गया है। पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। अभी क्या हुआ कि कोविड आया। कोविड में हमने देखा टूरिज्म सेक्टर जो है बहुत इफेक्ट हुआ इसके ऊपर। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल्स जो हो गए, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि यहाँ पे होटल्स हो गए, जो हमारे रेस्टोरेंट्स हो गए, इनको भी शामिल किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। और इस स्कीम का फायदा इन तरह की एंटरप्राइजेस को भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रिवैम्पिंग क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो इस स्कीम को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। बहुत सारे पोर्टल्स को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, इंटरलिंक किया गया है, जैसे उद्यम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल है, एनसीएस है, असीम पोर्टल है। इन सभी पोर्टल्स को ज्वाइन करके एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लगाया गया है। उसके बाद रैम्प प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो ये जो है, ये नया प्रोग्राम है। इसकी डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, जब डिटेल्स आएंगी तो हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी बोला गया है कि एक रैम्प प्रोग्राम चलाया जाएगा एमएसएमई के लिए। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, जो सेकंड पिलर थी ना, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की, इसमें दो जो है सब पिलर्स हैं। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखोगे सबसे पहले है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। तो यहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे? यहाँ पे लिटिगेशंस को कम किया जाएगा। उसके बाद कंप्लाइंसेज यहाँ पे कम होंगे और लॉस को रिपील किया जाएगा। जो काम के लॉस नहीं है, ऐसे 1500 लॉस को यहाँ पे रिपील किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को स्टैब्लिश करना चाहती है गवर्नमेंट। उसके अलावा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया जाएगा। आज के टाइम पे लैंड रिकॉर्ड्स जो है काफी डिस्पर्स्ड है, तो इसको यहाँ पे डिजिटलाइज करके वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम में पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो, जो सेंटर और स्टेट है, इन दोनों के जो सिस्टम है उनको आईटी ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। परिवेश पोर्टल एक लाया है, गया है, पहले का है परिवेश पोर्टल। इसमें क्या होता था कि जैसे मान लो आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई आपको ऐसा काम करना है जो कि एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको जिसमें चाहिए, तो ये सारी की सारी क्लियरेंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है ये परिवेश। ठीक है, तो ग्रीन क्लियरेंस इसमें आपको मिल पाएगी आसानी से। उसके अलावा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलेगा, जिसमें आप लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे सी पेस एक नया पोर्टल लाया गया है, जिसमें क्या होगा कि आप जैसे मान लो कोई कंपनी आपने खोली, अब आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको वापस एग्जिट करने में काफी टाइम लगता है। तो कॉर्पोरेट्स के यहाँ पे एक्सेलरेटेड एग्जिट को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए इसको लाया गया है सी पेस को, जिसमें अगर वॉलंटरीली वो वाइंड अप करना चाहते हैं तो पहले उनको 2 साल लगते थे, अब कोशिश करेंगे कि 6 महीने से कम टाइम उनको लगे।
दूसरी चीज यहाँ पे एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिलिंग सिस्टम यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवीजीसी होना चाहिए, एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक, इन सब का यहाँ पे काफी इफेक्ट बढ़ रहा है। अभी आप देखते हो कि मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, इस सेक्टर में लगी हुई है। जैसे मान लो एसईओ हो गए, ठीक है, यूट्यूब संभालने वाले हो गए, डिजिटल मार्केटिंग वाले हो गए, ग्राफिक डिजाइनर हो गए, ये सब इसी सेक्टर में आएंगे। तो इसी सेक्टर के प्रमोशन के लिए यहाँ पे एक नई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। उसके अलावा 5G सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, स्पेक्ट्रम को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक डीएलआई स्कीम लाने की बात की गई है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी जो डिजाइन है उनको लेकर यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। उसके अलावा डिफेंस में भी R&D को बढ़ाया जाएगा, इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी, स्टार्टअप सेटअप की जाएंगी, ओके। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग में क्या क्या किया जाएगा, तो देखो ई पासपोर्ट्स लाए जाएंगे, चिप और लगी होगी इसमें, जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे कई सारे बिल्डिंग बायलॉज लाए जाएंगे, टाउन प्लानिंग स्कीम्स हो गई, ट्रांजिट ओरिएंटेशन डेवलपमेंट हो गए, इसका मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है। अर्बन प्लानिंग के लिए नए सेंटर्स बनाए जाएंगे, जैसे कि अर्बन प्लानिंग के लिए हमारे दो विजन ये है कि हम मेगा सिटीज को डेवलप करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2050 तक देखा जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो 50% पॉपुलेशन है ना हमारी, वो अर्बन पॉपुलेशन होगी। अभी तो कम है, लेकिन 50% पॉपुलेशन हमारी अर्बन पॉपुलेशन होने वाली है। तो मेगा सिटीज को डेवलप किया जाएगा और साथ में टायर 2 और टायर 3 सिटीज को भी हम डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाई जाएगी अर्बन प्लानिंग के लिए, और अमृत स्कीम को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग की बात की गई है। ये बैटरी स्वैपिंग क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी देखो हम खरीदते हैं तो हमको हमेशा डाउट ये रहता है कि चार्ज कैसे करेंगे, चार्जिंग का क्या, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन तो है नहीं हमारे अर्बन एरियाज में भी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप बैटरी को स्वैप कर सकते हो। आप नई चार्जिंग कराने की जगह, मतलब 2 साल में चार्जिंग खत्म हो जाएगी, तो 2-4 साल में चार्जिंग फिर से कराने की जगह आप बैटरी को स्वैप कर दो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज कर सकते हो। उसके अलावा सस्टेनेबल मोबिलिटी की बात की गई है, स्पेशल मोबिलिटी जोन्स लाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, जीरो फॉसिल पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, ये 14 सेक्टर्स में लाई गई है, 14 प्रोडक्ट्स के लिए लाई गई है। सबसे ज्यादा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी हार्डवेयर सेक्टर में लाई गई है, उसके बाद फार्मा सेक्टर में, और उसके बाद टेलीकॉम में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं फाइनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट किस तरह से फाइनेंस होने वाली, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ने वाला है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2019-20 का जो फिस्कल ईयर था उसके हिसाब से देखें, ये प्री पेंडेमिक एरा था, इसके हिसाब से देखें तो 2.2 टाइम्स हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है। इस साल हमारा 2.9% जो है बजट एलोकेशन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर आएगी, जो हमने बात करी थी ना वर्चुअस साइकिल की, कि वर्चुअस साइकिल में क्या होगा कि हम पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, उसके बाद उसको देखा देखी यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो ये हमारा यहाँ पे ये रहेगा, टाइम रहेगा, ये हमारा एक बेसिकली एम विजन ये रहेगा। उसके बाद डिजिटल रुपी लाने की बात है। यहाँ पे डिजिटल रुपी ऐसा ही होगा, क्रिप्टो करेंसी जैसा ही होगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपी में डिफरेंस ये होगा कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिजिटल रुपी रहेगा इसके पीछे आरबीआई की बैकिंग रहेगी। और ये जो डिजिटल रुपी रहेगा ये ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा ये डिजिटल रुपी, ये इंट्रोड्यूस होगा इस साल, ओके। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए बोला गया है कि ब्लेंडेड फाइनेंस हम लेकर आएंगे सनराइज सेक्टर में। सनराइज सेक्टर वो है जिनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है अभी ग्रो करने का, ठीक है। अभी उतने छोटे एंटरप्राइज है वैसे तो ये, लेकिन ग्रो करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। ये सनराइज सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ड्रोन हो गए, स्पेस सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, क्लीन मोबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। उसके अलावा ग्रीन बॉन्ड्स आएंगे। ग्रीन बॉन्ड में क्या होगा कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो आपको डेवलप करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। तो पैसा कैसे लाएगी गवर्नमेंट, मार्केट से लाएगी, मार्केट से ही पैसा बोरो करेगी और उसके बदले देगी ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज लाएगी ग्रीन बॉन्ड से। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा डाटा सेंटर्स को, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को। साथ में यहाँ पे वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है, ओके। इसके अलावा एसईजेड एक्ट है हमारा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इस एसईजेड एक्ट को रिप्लेस करके एक नया एक्ट लाया जाएगा जिसमें स्टेट्स को भी साथ में लाया जाएगा, स्टेट की भी पार्टनरशिप बढ़ाई जाएगी। अभी क्या होता है सिर्फ सेंटर के हाथ में ही होता है, अभी स्टेट का भी पार्टनरशिप बढ़ेगी और इससे एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाएगा।
उसके अलावा आत्मनिर्भरता लाई जाएगी डिफेंस सेक्टर में, यानी कि डिफेंस में हम R&D को बढ़ा के मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट करने का काम करेगी इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे, सो दैट डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो पाए। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए भी यहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो COP26 हुआ था। COP26 क्या है? UNFCCC, ये जो है हर साल कुछ मीटिंग करती है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि कॉप। इसकी 26वीं मीटिंग हुई थी ग्लासगो यूके में, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी ने पंचामृत की बात की, पंचामृत का टारगेट रखा। पंचामृत यानी कि 5 टारगेट्स रखे। कौन कौन से टारगेट थे? नेट जीरो थे, 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचना है। टोटल कार्बन एमिशन हमको 1 बिलियन टन से कम करना है, ठीक है, 2030 तक। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट जो है हमारा 50% होना चाहिए, मतलब जितनी भी एनर्जी हम यूज करते हैं उसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए 2030 तक। उसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी हमको 45% तक कम करनी है बाय 2030। और नॉन फॉसिल एनर्जी जो है उसको हमको 500 गीगावाट्स तक पहुंचना है, 500 गीगावाट्स तक नॉन फॉसिल एनर्जी के थ्रू हमको पहुंचना है बाय 2030। तो ये पंचामृत के लिए भी गवर्नमेंट ने अपने कुछ टारगेट्स रखे हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कुछ चीजें करी है। वो देखें उससे पहले देखो, ये जो वर्चुअल साइकिल में की मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्या होगा कि एक बार गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट आया, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग करी, तो मार्केट थोड़ा लिबरलाइज हो गया। गवर्नमेंट ने जो एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस थे, जो फालतू के लॉस थे, उसको हटा दिया। यहाँ से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इंसेंटिव मिला, सब लोग अट्रैक्ट हुए। यहाँ से क्या हुआ? इकोनॉमी बढ़ी। इकोनॉमी बढ़ी तो हाई क्वालिटी सर्विसेज मिलने लगी, और उसके कारण सीमलेस प्रोसीजर हो गया, मतलब फटाफट इकोनॉमी चलने लगी। ये तो हो गई वर्चुअल साइकिल। अगर आप प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ते हो, आप ज्यादा से ज्यादा लॉज लगाते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट काम करते हो, तो विशियस साइकिल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, बर्डन, रेगुलेटरी बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है, मार्केट फोर्सेस काम नहीं कर पाएंगी प्रॉपर्ली, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली नहीं आएगा, और क्वालिटी सर्विसेज भी आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये विशियस साइकिल और वर्चुअस साइकिल में यही डिफरेंस है। और ये देख पा रहे हो आप, ये यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हमारा PM गति शक्ति प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, क्लीन एनर्जी के लिए जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, तो सोलर कैपेसिटी को हमारी बढ़ाने की जरूरत है। 2030 तक हम 280 गीगावाट जो है सोलर कैपेसिटी को डेवलप करने वाले हैं। इसके लिए हमने बोला है कि हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सोलर मॉड्यूल्स और पॉलीसिलिकॉन में भी देंगे, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि आपने यूज किया, फिर उसको रिसाइकिल करो और फिर उसको रीयूज करो, ठीक है। तो इस स्कीम को भी बढ़ावा दिया गया है, सर्कुलर इकोनॉमी को। ये क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेगा। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट्री के लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस बताए गए हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट्री को भी हम बढ़ावा देंगे, स्पेशली SC STs जो हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि इनका लाइवलीहुड मेजरली फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बेस्ड होता है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे फिजिकल स्पेस प्रोवाइड की जाएगी स्टेट्स को भी, साथ में यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी स्टेट्स को। और यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे लगभग 4% फिजिकल डेफिसिट इनका हो सकता है, जो स्टेट्स हैं इनका और इसका सेंटर का मिला के यहाँ पे 4%। मतलब देखो, हर स्टेट का जो स्टेट GDP है, ठीक है, उसमें 4% का फिजिकल डेफिसिट की स्पेस यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 2.9% रहेगा GDP का, और 1 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को दिए जाएंगे सेंटर के द्वारा 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उसके बाद आगे बात करते हैं टैक्स प्रपोजल्स की। तो देखो यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न का एक प्रोविजन लाया गया है। अपडेटेड रिटर्न क्या हो गया यहाँ पे? अपडेटेड रिटर्न में ये कहा गया है कि मान लो आपसे मिस हो गया, किसी तरह का टैक्स भरना मिस हो गया, तो यहाँ पे क्या होता था, अभी के टाइम पे लिटिगेशन चलते थे, गवर्नमेंट आपके ऊपर केस करती है कि आपने पैसा नहीं भरा है, टैक्स नहीं भरा है, और लिटिगेशन चलते थे। अब 2 साल का समय दिया गया है कि अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो वॉलंटरीली उसको टैक्स को पे कर दो, ठीक है। तो ये अपडेटेड रिटर्न्स की बात की गई है। यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। अल्टरनेट मिनिमम टैक्सेस लगते हैं कॉर्पोरेट्स और कोऑपरेटिव्स के लिए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट्स या जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ही जो अल्टरनेट टैक्स है, मिनिमम टैक्स, ये अभी 15% लगता था, और कोऑपरेटिव्स के लिए ये अभी 18.5% लगता था। तो अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ पे 18.5 जो कोऑपरेटिव्स के ऊपर लगता था उसको 15% कर दिया गया है। तो अब दोनों को ही इक्वल कर दिया गया है 15%। ओके, इसके अलावा जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। टैक्स इंसेंटिव मतलब जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको 3 साल तक के लिए यहाँ पे टैक्स से कुछ ना कुछ छूट मिलती है। ओके, फिर यहाँ पे वर्चुअल असेट्स के ऊपर टैक्स लगेगा 30%। अब देखो, ये एक आयरनी है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात की थी यहाँ पे गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है इसको हम बैन करेंगे। लेकिन इस साल जो बजट आया है उसमें ये कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है ना, वो क्रिप्टो करेंसी ही है, और इसका अगर ट्रांजैक्शन कोई भी करता है तो 30% इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये गवर्नमेंट कह रही है। तो अब यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है
यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया गया है या बैन किया गया है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि 30% टैक्स लगेगा तो आप तो अलाउ कर रहे हो ना। उसके बाद लिटिगेशन मैनेजमेंट की बात की गई है कि यहाँ पे रिपीटेटिव अपील्स ना हो, इसीलिए लिटिगेशन मैनेजमेंट प्रॉपरली किया जाए। उसके अलावा यहाँ पे जो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता था उसमें टैक्स डिडक्शन पहले कम होता था, अब टैक्स डिडक्शन लिमिट इसको बढ़ा दी गई है। ओके, जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन गिरा था जब पहला लॉकडाउन लगा था। सेकेंड वेव में भी गिरा, लेकिन अभी जीएसटी वापस से ठीक होने लगा है। इनफैक्ट जनवरी में सबसे ज्यादा जो अभी जनवरी गया है, यहाँ पे ये बजट में है नहीं इंक्लूडेड, जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी ये बजट स्पीच दे रही थी, तब उन्होंने एक्स्ट्रा ये फैक्ट बताया था कि जनवरी 2022 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है आज तक का। ओके, आगे बात करते हैं। देखो कुछ और चीजें छोटी मोटी, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुल्ली आईटी ड्रिवन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कंसेशनल रेट्स पे कैपिटल गुड्स जो थे, जो कैपिटल गुड्स का जो कंसेशनल रेट था उसको फेज आउट किया गया है। कस्टम एक्सपेंशन जो थे, एग्जेम्पशन जो थे, इसको रिव्यू किया जाएगा। तो मतलब बेसिकली जो कस्टम्स के ऊपर एग्जेम्पशन मिलता था, टैरिफ नहीं लगता था, उसको रिव्यू किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी को अब कैलिब्रेट किया जाएगा यहाँ पे ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर में। इसके अलावा रेशनलाइजेशन किया जाएगा एग्जेम्पशन का। अभी क्या होता था कि अभी हम बहुत ज्यादा एग्जेम्पशन देते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, रिसिप्ट नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ऐसे इस चीज को यहाँ पे कवर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए एग्जेम्पशन जितने भी दिए थे ना गवर्नमेंट अभी तक, उसको एक बार हम रिव्यू करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं कि रुपी आया कहाँ से। इस साल जो पूरा बजट बना है उसमें रुपी सबसे ज्यादा कहाँ से आई, यानी कि रिसिप्ट जो आई है गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से आई। सबसे ज्यादा देखो आप, सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है आपको, बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज 35% है। तो बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज से 35% तक का रुपए आया है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉर्पोरेशन टैक्स, अच्छा देखो जीएसटी जो है 16% है। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स 15% है। उसके अलावा यहाँ पे देखो यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% रुपया लेकर आया है। उसके अलावा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट जो है 2%, यानी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ था उससे 2% रुपया जनरेट हुआ है। उसके अलावा कस्टम्स से 5% और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है इससे 5%। ओके, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है कि जो हमारे देश में रिसिप्ट आई इस साल के बजट के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ पे आई, तो सबसे पहले बोरोइंग सबसे ज्यादा हुई, बोरोइंग से सबसे ज्यादा रुपया आया है। उसके अलावा जीएसटी से आया है, फिर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से आया है। उसके बाद कहाँ से आया है, एक्साइज से आया है, फिर कस्टम से आया है। ये सब आपको ऑर्डर थोड़ा सा याद होना चाहिए। ओके, उसके अलावा देखो रुपी गोस टू, तो इस साल जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो किस तरह से हुआ है। सबसे ज्यादा आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा गया है 20% रुपया, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेट्स को हमने शेयर दिया उसमें 17% हमारा रुपया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए 15% गया है। साथ में उसके बाद फाइनेंस कमीशन ने जो ट्रांसफर्स किया उसके हिसाब से 10% गया है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें 9% गया है। पेंशन में 4%, सब्सिडीज में 8%, डिफेंस में 8%, और जो बाकी कुछ बच गया उसमें 9%। तो इसका भी सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में गया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे शेयर्स जो स्टेट को दिया उसमें गया है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर, ये याद रखना, सेंट्रल सेक्टर में गया है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड है उसमें गया है। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, इसको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो हमारा पूरा का पूरा बजट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, एक भी चीज हमने नहीं छोड़ी है। जो बजट स्पीच थी उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, जो बजट के की डॉक्यूमेंट्स थे उसको भी मैंने कवर किया है, और बजट के स्टैटिक्स को भी हमने यहाँ पे कवर किया है। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है मयूरी भागवानी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, शेयर जरूर करना हमारे वीडियो को। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।